Good morning, good evening, sat sri akal, adab, namaste, jai mata di. And today we are going to do the analysis of the definition of listed company. और बहुत डिटेल में बाल की खाल और फिर खाल की खाल निकालने वाले हैं और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं आज। और सबके लिए सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर ऑफ एसयूबी एंड सेटिंग ऑफ बिजनेस, पेपर ऑफ कंपनी लॉ। देन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू स्टडी एलओडीआर रेगुलेशंस। और पूरे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 के लिए सिक्योरिटी लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल से वेदर यू आर स्टडीइंग ड्यू डिलिजेंस और अदर पेपर्स इन द प्रोफेशनल प्रोग्राम, सबके लिए ये एनालिसिस बहुत काम आने वाला है व्हेन वी आर गोइंग टू डिवोट नेक्स्ट 1 आवर 15 मिनट्स 1 आवर 20 मिनट्स ऑन द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी। बहुत मजा आने वाला है और समझ में आएगा कि अच्छे से पढ़ाई कैसे होती है और कचरा पढ़ाई कैसे होती है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी समझ में आएगा आपको। क्रीम लेवल की पढ़ाई किसको बोलते हैं और क्रीम कंपनी सेक्रेटरी कैसे बनते हैं, जिसको अच्छे लेवल का कॉर्पोरेट करियर बनाना है वो कैसे पढ़ाई करता है, इस 1 आवर 15 मिनट्स में समझ में आएगा। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इस 1 आवर 15 मिनट्स को झेल ही नहीं पाएंगे, तोते उड़ जाएंगे, मोर उड़ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ 1 आवर 15 मिनट झेलना आसान काम नहीं होगा। सिर्फ एक डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं लिस्टेड कंपनी की, लेकिन आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तो जब मैं बोलता हूँ कंपनी लॉ इन ब्लड, वो आपको समझ में आने वाला है कि कंपनी लॉ इन ब्लड का क्या मतलब होता है। और जिनके ब्लड में नहीं है वो क्लैरिकल काम करेंगे। सीएस की डिग्री मिलने के बाद, कैसे वाले कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, जो लाला टाइप कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में सिर्फ नोटिस और एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग बनाएंगे और मिनट्स बनाएंगे बोर्ड मीटिंग के और जनरल मीटिंग के। क्लैरिकल काम बहुत है, गधे वाला काम बहुत है, कंपनी सेक्रेटरीज भी करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑफेंड किसी के लिए ऑफेंसिव नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बहुत काम है उस टाइप का करने के लिए। और अच्छे क्वालिटी के कंपनी सेक्रेटरीज भी हैं जिनके पास प्रोफेशनल नॉलेज सॉलिड है, बहुत बढ़िया प्रोफेशनल करियर बना रहे हैं। और वो कंपनी सेक्रेटरीज भी हैं जो खुद ही मान जाते हैं अपने मुंह से, नहीं यार हमें तो कंपनी लॉ ढंग से पढ़ना नहीं आता है। वो भी है, मैं पर्सनली जानता हूँ ऐसे लोगों को जो अपने मुंह से मानते हैं कि हमें कंपनी लॉ पढ़ना नहीं आता है। तो मैं तो बस अब आपको ये बोलूंगा कि अच्छे लेवल के कंपनी सेक्रेटरी बनिएगा। वो वाले मत बनिएगा कि बस सुबह झोला उठाकर ऑफिस गए और पूरा दिन ई फाइलिंग और कुछ मिनट्स का काम किया और शाम को झोला उठाकर घर चले गए और घर जाकर बोल रहे बड़ा काम किया मम्मी। तो वो वाले कंपनी सेक्रेटरी मत बनिएगा। अच्छे क्वालिटी के प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी बनिए। टॉप 100 टॉप 200 लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया, वहां पर अपना करियर बनाइए। टॉप 20 वेल लॉ फर्म्स में अपना करियर बनाइए। और उसके लिए जो मेहनत अब मैं करवाने वाला हूँ 1 आवर 15 मिनट्स में, वो कीजिए। तो अपनी सीट पेटी बांध लीजिए, आपका विमान उड़ने के लिए तैयार है। और अपने दिल की धड़कनों को थाम कर रखिए, बिकॉज नेक्स्ट 1 आवर 15 मिनट्स वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी। और जब हम लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 52, तो एक चीज मैं बता दूं आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस ऑल्सो एंड फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी लॉ ऑल्सो। आपको फील हो जाएगा कि हम बेयर एक्ट से क्यों पढ़ते हैं और ऐसा क्यों बोलता हूँ बार बार, बेयर एक्ट से पढ़ो, बेयर एक्ट से पढ़ो, बेयर एक्ट से पढ़ो, ऐसा क्यों बोलता हूँ, ये ना अभी आपको फील होने वाला है। और आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोलता हूँ कि ये बेयर एक्ट हमारी AK-47 है, ये हमारी भागवत गीता है, ये हमारी वेल मदर लॉ है। तो बेयर एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है ये भी समझ में आएगा ये डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते आप लोगों को। और एक चीज और, एट द सेम टाइम आई एम टेकिंग अ प्रिजम्पशन कि आप जब ये लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन आप पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने इससे पहले जो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है वो पढ़ी हुई है और बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, और वो भी बेयर एक्ट से पढ़ी हुई है। तो ही आपको समझने में आने वाला है कि हम नेक्स्ट लेवल क्या लेकर आ रहे हैं। और अब इस एक डेफिनेशन को पढ़ते हुए बोलना चाहूंगा, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, maybe for the paper of company law, maybe for the paper of setting up a business, and maybe for the CS professional program also। कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है वो भी आपको रियलाइज हो जाएगा ये डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वी आर गोइंग टू डील विद। और ये इस डेफिनेशन को पढ़ते समय हम क्या क्या करने वाले हैं, सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियसली जो ओरिजिनल डेफिनेशन हमेशा से थी 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, वो तो हम पढ़ेंगे ऑब्वियसली, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी। फिर उसमें कुछ एडिशन हुआ है ओरिजिनल डेफिनेशन के अंदर, कुछ एड ऑन आया है, और वो एडिशन जो आया है दैट इज कुछ एग्जम्पशंस ऐड हुई हैं जिनको अब लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। ये एडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे वेरियस कैटेगरीज ऑफ लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनीज। और यहाँ पर मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा आपसे
कि कौन सी कंपनीज को लिस्टेड कहें, कौन सी कंपनीज को अनलिस्टेड कहें, और आपको बताना होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं आपके लिए, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि ये कंपनी का स्टेटस क्या है। तो बड़ा मजा आने वाला है, सिर्फ यही बताना है कि कंपनी लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है, स्टेटस क्या है, यही यही पूछूंगा आपसे। और पब्लिक कंपनीज के लिए अलग पूछूंगा, प्राइवेट कंपनीज के लिए अलग पूछूंगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि कंपनी के इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हैं या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स या नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, डिपेंडिंग अपॉन दैट कि कंपनी को क्या बोल रहे हैं, लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है, और कंपनी ने वो इंस्ट्रूमेंट पब्लिक इशू से इशू किए हो तो, और अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए हो तो we'll be talking about this various categories of listed and unlisted companies। 1 अप्रैल 2021 से पहले कुछ और था, 1 अप्रैल 2021 के बाद चेंज हो गया है। इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो बहुत ईमानदारी से, डेडिकेशन के साथ, डायरेक्ट से पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। एंड जिंदगी भर ये कॉन्सेप्ट्स काम आने वाले हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू डू अ जॉब इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, इन द लिस्टेड कंपनीज, हर कोई वहीं जॉब करना चाहता है, बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज में। ये प्राइवेट कंपनीज में, लाला टाइप कंपनीज में तो कोई जॉब करना चाहता नहीं है। सो दैट्स व्हाई विल आई से दिस डेफिनेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और पूरे कंपनी लॉ के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या है, इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ these exemptions or this new addition, these new exemptions on the whole Companies Act 2013, on the chapter of general meeting, on the chapter of board of directors, on the chapter of share capital, on the chapter of prospectus, कहाँ क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। along with that chapter of amalgamation, compromise arrangement, chapter of winding up, हर जगह इसका इम्पैक्ट है। तो इम्पैक्ट तभी समझ में आएगा जब बेसिक समझ में आ जाए। और लास्ट में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, 2-4-5 मिनट, और रिगार्डिंग द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के हिसाब से लिस्टेड कंपनी क्या है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है तो भाई सेबी रेगुलेशंस तो कंप्लाई करनी होती है, मैंडेटरी है। और कंपनीज एक्ट के हिसाब से लिस्टेड कंपनी क्या है, और दोनों में वेरिएशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। और इसका यूज आएगा सिक्योरिटी लॉ के पेपर में भी। कंपनी लॉ के पेपर के लिए तो रेलिवेंट है ही है, क्योंकि सेबी एलओडीआर रेगुलेशन कंपनी लॉ के पेपर में भी है। और कंपनी लॉ के पेपर में जब हम ऑल्टरेशन ऑफ रादर सेटिंग ऑफ बिजनेस के पेपर में जब हम ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, तो बीच में सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस का रेफरेंस आता है, चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी को लेकर एंड ऑल दैट। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ते हैं तो एलओडीआर के बारे में पढ़ते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में बात करते हैं तो सेबी एलओडीआर के बारे में पढ़ते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चैप्टर में तो जगह जगह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, विजिल मैकेनिज्म, हर जगह सेबी एलओडीआर के बारे में पढ़ते हैं। और सेबी एलओडीआर कंपनी लॉ के एग्जाम में आता है, तो इसलिए पता होना ही चाहिए। मतलब इट्स नॉट जस्ट सिक्योरिटी लॉ, इट इज आल्सो अबाउट कंपनी लॉ। और एक चीज जो मैं बात कर रहा था कि कंपनीज में हम देखेंगे इम्पैक्ट पूरे ऑल ओवर कहाँ आ रहा है पूरे कंपनी लॉ में। तो लिस्टेड कंपनी जो शब्द है, लॉ मेकर ने बहुत सारे सेक्शंस में यूज किया है। सेक्शन 24 वी डू इन द चैप्टर ऑफ प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 66 वी यू स्टडी इन द चैप्टर ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल एंड शेयर कैपिटल के चैप्टर में पढ़ते हैं। सेक्शन 91 वी स्टडी इन द चैप्टर ऑफ डिविडेंड। सेक्शन 92 स्टडी फॉर एनुअल रिटर्न, जब हम मेंबरशिप का चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, एनुअल रिटर्न वगैरह पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं। सेक्शन 134 बोर्ड रिपोर्ट, सेक्शन 136 बैलेंस शीट फाइलिंग एंड ऑल दैट, सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट, सेक्शन 139 रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। हर जगह इम्पैक्ट आया है। ये जो नई अमेंडमेंट आई है, तो हमें ये देखना है कि इस डेफिनेशन का असर कंपनी लॉ में कहाँ कहाँ है। और लिस्टेड कंपनी वर्ड मैं 18 आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, और आगे ज्यादा इलेबोरेट करूंगा कि 18 अलग अलग सेक्शंस में वेल कंपनी ये लिस्टेड कंपनी वर्ड यूज किया गया है। तो ये पूरी डेफिनेशन और इसका पूरा एनालिसिस बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हर जगह काम आएगा ना सभी चैप्टर्स में। स्ट्रेट अवे एग्जाम में डेफिनेशन आगे लिस्टेड कंपनी की तो काम आएगा ही आएगा। और अगर मैं कहूंगा कि अगर एट द सेम टाइम किसी भी चैप्टर को आप उठा लो, अब ये दिख ही रहा है सामने आपको, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चैप्टर के सेक्शन आ गए बीच में। सो वेल आई विल से इंक्लूडिंग दैट सेक्रेटेरियल ऑडिट आ गया, रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, अमलगमेशन आ गया, वाइंडिंग अप आ गया। हर जगह हर चैप्टर के साथ तो कनेक्ट हो रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि हर जगह इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। लिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी था वहां पर, यहाँ लिस्टेड पब्लिक कंपनी है। ये वर्ड भी 10 जगह पर मैंने यूज होते हुए देखा है कंपनी लॉ के अंदर। तो हर जगह इम्पैक्ट देखेंगे, थोड़ी देर में वो एनालाइज करेंगे। लेकिन सबसे पहले बैक टू द फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो अब फाइनली शुरू करते हैं। लेकिन मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आपको प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पहले से बहुत अच्छे से आती है और बेरेक्ट से आती है। अब शुरू करते हैं, गेटिंग स्टार्टेड, श्री गणेश करते हैं। तो लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज
any of the securities, any of its securities listed on the stock exchange. और ये डेफिनेशन जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था तभी आ गई थी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014. अब यहाँ दो सवाल खड़े हो जाते हैं. पहला सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी. और दूसरा सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज. कंपनी दोनों हो सकती है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी दोनों हो सकती है. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं ही दे रहा हूँ. सेकंड क्वेश्चन का आंसर लॉ मेकर ने खुद ही दिया हुआ है. सिक्योरिटीज का मतलब, प्लीज रेफर द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, जो सिक्योरिटी लॉ के सिलेबस में ज्यादा है, दैट इज इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2. लेकिन वो एक झलक आपको यहाँ दिखा देता हूँ एंड आई विल जस्ट टेक 30 सेकंड्स ऑन दिस कि सिक्योरिटीज में क्या क्या आ जाता है इन द सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956. तो वहां सिक्योरिटी की डेफिनेशन में लिखा है सिक्योरिटी इंक्लूड्स, डेफिनेशन इज इंक्लूसिव. जो दिख रही हैं वो तो सिक्योरिटीज हैं, और जो नहीं भी दिख रही हैं उनको भी फ्यूचर में इंक्लूड किया जा सकता है. और बीच में क्या क्या आ रहा है, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स. बॉन्ड्स भी डिबेंचर्स की तरह ही होते हैं, डिबेंचर, स्टॉक, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स, वो आप पढ़ोगे. हाँ, इंडेक्स खरीदते हैं, इंडेक्स ऑप्शंस बेचते हैं, या इंडेक्स या फ्यूचर्स में डील करते हैं, दैट इज इन द सिक्योरिटी लॉ पेपर. देन यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, CIS बोलते हैं. सारफेसी एक्ट के अंदर वी टॉक अबाउट द सिक्योरिटी रिसीट्स इन द सारफेसी एक्ट, वो मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज या एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज बोलते हैं, दैट इज इन द सारफेसी एक्ट. एंड आई विल से सारफेसी एक्ट वैसे तो फुल डिटेल में है इन द CS प्रोफेशनल प्रोग्राम इन द पेपर ऑफ CR, दैट इज देयर. लेकिन थोड़ा बहुत टच करते हैं इसको हम सिक्योरिटी लॉ के पेपर में भी, वहां पर भी पढ़ते हैं. एंड देन यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स इशूड टू द इन्वेस्टर्स इन द म्यूचुअल फंड स्कीम. म्यूचुअल फंड सही है, नाम तो सुना होगा आपने, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यहाँ सही है, ऑन टेलीविजन ऑल्सो. तो ऐसे ही और चीजें भी हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो GSEC बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को SGSEC बोल देते हैं, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा बोरो करती है, बोरोइंग्स की फॉर्म में ये सिक्योरिटीज इशू होती है. तो ये सब सिक्योरिटीज हैं. एंड नाउ रिवर्टिंग बैक टू द डेफिनेशन वंस अगेन. तो कंपनी का मतलब क्या, मे बी पब्लिक कंपनी, मे बी प्राइवेट कंपनी, दैट इज द फर्स्ट थिंग. और सिक्योरिटीज में अब यहाँ थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, खुलकर बात करते हैं. अब थोड़ा सा स्लो चलेंगे टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. नंबर 1 सिक्योरिटीज में क्या आता है, इक्विटी शेयर्स. नंबर 2 सिक्योरिटीज में हम क्या लेते हैं, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज. एंड कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज में कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल वारंट्स, दैट इज something we are taking here. And then non convertible securities, non convertible preference shares, non convertible debentures. अब फोकस इक्विटी शेयर सबको पता है, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि इक्विटी शेयर्स में वोटिंग राइट्स होते हैं. डिविडेंड जो है वो हर साल मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गिव द डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, मे नॉट. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं होती कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हर साल डिविडेंड देना है. लेकिन हाँ, वो ठीक है, हम जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जांपल ले लें, या किसी ऐसी कंपनी का जहां प्रमोटर्स ग्रुप की होल्डिंग काफी है. रिलायंस की बात करें तो लेट अस से मुकेश अंबानी एंड फैमिली होल्ड्स approximately 52% shares of Reliance Industries Limited, and others are holding 48% shares of Reliance Industries Limited, presume. तो मुकेश अंबानी being equity shareholder holding 52% shares, क्या वो चाहेंगे कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है तो कंपनी डिविडेंड पे करे और सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिले, इंक्लूडिंग Mukesh Ambani and family getting 52% of the total dividend share and the other shareholders getting only 48%? चाहेंगे, वो चाहना एक अलग चीज है, लेकिन एज पर लॉ कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं होती है कंपनी के ऊपर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है तो इक्विटी डिविडेंड देना है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मर्जी है, देना चाहे दें, नहीं देना चाहे ना दें. और अगर प्रॉफिट्स को रिटेन करना चाहते हैं बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, तो प्रॉफिट्स को रिटेन कर सकते हैं. कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के ऊपर अब ज्यादा फोकस रहेगा मेरा अभी यहाँ पर. फर्स्ट I am going to talk about that convertible securities. Now convertible preference shares, convertible debentures. पहली चीज शायद आप लोगों को मालूम है, convertible का मतलब क्या है. convertible का मतलब है they can be either converted into equity shares, और अगर कन्वर्ट नहीं करवाए जाएं तो रिडीम कर दिए जाएंगे. और कन्वर्टिबल के जहां तक बात करते हैं कन्वर्टिबल वारंट्स के बारे में, पहली चीज ये बोलूंगा, वारंट्स कंपनी लॉ में तो है नहीं, कंपनीज एक्ट में तो है नहीं, सेबी रेगुलेशंस में है. और वहां लिखा है कि अगर इशूअर कंपनी ने कन्वर्टिबल वारंट इशू किए हैं और इन्वेस्टर्स ने कंपनी से लिए हैं, खरीदे हैं, तो कंपल्सरी कन्वर्टिबल है, 18 महीने में कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे 18 मंथ्स में. यहाँ पर ये नहीं है कि आप रिडीम करवा लो, रिडीम करवाने वाला फंडा वारंट्स के केस में है ही नहीं.
तो दैट शुड बी वेरी क्लियर। और जब कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं they may be optionally convertible, they may be compulsorily convertible depending upon the terms and conditions जो issuer company ने शुरू से अपने offer document में बताई थी। whatever offer document, private placement था तो उसके लिए private placement offer and application form, और अगर public issue था तो prospectus। तो वो शुरू से बताया था कि optionally convertible है या compulsorily convertible है। ऑप्शनली कन्वर्टेबल है तो मतलब डिवेंचर होल्डर्स की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की ऑप्शन है, मर्जी है, जो चाहे कन्वर्ट करवाए, जो ना चाहे कन्वर्ट ना करवाए, और जो कन्वर्ट नहीं करवाएगा उसका पैसा उसको रीपे कर दिया जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट रिडीम कर दिया जाएगा, और जो कन्वर्ट करवाएगा उसको इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। दैट इज देयर। एंड वारंट की बात करें तो ऑब्वियसली दे आर कंपल्सरी कन्वर्टेबल ऑलवेज, ऑलवेज। देन वन मोर थिंग, अगर रिडीम करवाना चाहते हैं, अब कंपल्सरी कन्वर्टेबल है तो कन्वर्ट ही होगा, वो तो कंपनी ने शुरू से बता दिया था हम कन्वर्ट करेंगे करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शनली कन्वर्टेबल है तो उस केस में अगर डिवेंचर होल्डर और अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहता है नहीं नहीं मुझे तो रिडीम करवाना है, तो रिडीम कितने टाइम में, मैक्सिमम कितना टाइम में, तो जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में जो लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर सेक्शन 55 और डिवेंचर्स को लेकर सेक्शन 71 और उसके साथ कनेक्टेड रूल्स जो है सेक्शन 55 सेक्शन 71। नाउ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए दे आर रिडीमेबल मैक्सिमम 20 इयर्स इन जनरल फॉर ऑल कंपनीज, और मैक्सिमम 30 इयर्स में रिडीम करना है। वेल इफ योर कंपनी इज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी in infrastructure development, no, you know infrastructure includes highways, roads, including that telecom companies, petroleum companies, power sector companies, सब infrastructure का part है। तो उसमें मैक्सिमम 30 इयर्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा ऑल अदर कंपनीज मैक्सिमम 20 इयर्स में रिडीम करने होते हैं, और रिडीम करने का मतलब कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर का प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करना होता है। तो 20 साल तक वो डिविडेंड लेगा, या 30 साल 30 इयर्स एज द केस, और ऑन द एक्सपायरी ऑफ 20 और 30 इयर्स वो पैसा उसका प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिया जाएगा, रीपे कर दिया जाएगा। डिवेंचर्स के केस में ऑल कंपनीज इन जनरल 10 इयर्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज मैक्सिमम 30 इयर्स, प्रिंसिपल अमाउंट रिडीम कर दिया जाएगा। एंड आई विल सिंपली से वन थिंग, ये लोग इंटरेस्ट लेंगे, ये डिविडेंड नहीं लेते, क्योंकि डिवेंचर्स आर लोन मनी गिवन बाय द डिवेंचर होल्डर्स टू द वेल वी से कंपनी। और हम बोलते हैं डिवेंचर्स के केस में स्पेशली जिस इशुअर कंपनी ने डिवेंचर्स इशू किए वो एक प्रकार से वो कंपनी बोरोइंग कंपनी है, इट इज अ काइंड ऑफ बोरोइंग कंपनी, और जो डिवेंचर होल्डर्स हैं दे आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, डिवेंचर होल्डर्स आर लेंडर्स ऑफ द कंपनी, एंड दे हैव गिवन द लोन टू द कंपनी, एंड द कंपनी इज गोइंग टू पे देम द इंटरेस्ट, नॉट डिविडेंड। और इंटरेस्ट पे किया जाता है इनकम टैक्स पे करने से पहले, कंपनी अपना इनकम टैक्स बाद में पे करेगी और डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पहले पे करेगी। और डिविडेंड पे किया जाता है इनकम टैक्स पे करने के बाद, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है उसमें से डिविडेंड दिया जाता है। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है, और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी डिविडेंड दिया जाता है। वो तो मर्जी होती है वेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर साल प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा, नहीं देंगे 2 साल तो तीसरे साल में उनको वोटिंग राइट मिल जाते हैं। अब उस डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, दैट इज लेटर ऑन इन द चैप्टर ऑफ शेयर कैपिटल। अभी थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं, कन्वर्टिबल के बारे में कुछ क्लैरिटी थोड़ी बहुत आ गई है। नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज का तो नाम से ही दिख रहा है, नॉन कन्वर्टिबल है तो मतलब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट तो हो नहीं सकती है। तो फिर क्या होगा इस केस में, रिडीम होंगी वही 10 इयर्स और 30 इयर्स, 20 इयर्स और 30 इयर्स एज द केस में भी रिडीम कर दी जाएंगी नॉन कन्वर्टेबल। अब ये समझने के बाद अगला जो लेवल आता है, अगला स्टेप, कि पब्लिक कंपनी क्या ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज इशू कर सकती है? यस, पब्लिक कंपनी कैन इशू ऑल 6 टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। 6 क्यों बोल रहा हूँ? नंबर 1 इक्विटी शेयर्स, नंबर 2 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर 3 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नंबर 4 कन्वर्टेबल वारंट्स, नंबर 5 नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर 6 नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो मैं तो इसको 6 बोल रहा हूँ यहाँ पर, आपको कैटेगरीज 3 दिख रही है, बट आई एम सेइंग यस, पब्लिक कंपनी कैन इशू all 6 type of securities, and maybe by public issue, prospectus issue किया all over India, और हमारा public issue आ गया, हमारा public issue आ गया, और लोगों से एप्लीकेशन आई ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा अलॉटमेंट, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू कर रहे हैं अपने जान पहचान के लोगों को। वेल जो वेल्दी एफ्लुएंशियल लोग हैं उनको, प्रमोटर्स फैमिली के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, प्रमोटर फैमिली से भी हो सकते हैं, प्रमोटर फैमिली के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ऑल दैट जिन्होंने कंपनी बनाई उनके दोस्त यार दोस्त हो सकते हैं, जान पहचान के लोग हो सकते हैं। तो वेल प्राइवेट प्लेसमेंट इज सेकंड ऑप्शन, और सेक्शन 42, और थोड़ा सा इसकी बात हमने पहले भी की थी जब हमने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के बारे में बात की थी, बिकॉज प्राइवेट कंपनी कैन इशू द सिक्योरिटीज ओनली बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट कंपनीज को तो पब्लिक इशू करना अलाउड होता नहीं। पब्लिक कंपनीज हैव 2 ऑप्शंस,
अच्छा, इसके अलावा एक चीज और बोल दूं यहाँ, जिनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जिन चीजों को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, नंबर 1 बोनस इशू, नंबर 2 राइट इशू, और चीजें भी हैं जिनको मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ. आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट. देन आई विल से, अब ध्यान से देखिएगा, एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी ने पब्लिक इशू किया इन 6 प्रकार की सिक्योरिटीज का, तो क्या इसको स्टॉक मार्केट में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे लिस्ट करवाना पड़ेगा? तो आंसर इज यस. In case of the public issue, it is compulsory to get the securities listed on any one recognized stock exchange in India. और मैं कहूँगा वेल, सेबी की वेबसाइट पे देखिएगा इंडिया में कितने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैं, तो आपको 6-7 स्टॉक एक्सचेंज नजर आएंगे. नाम हम लोगों ने दो के ही सुने होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन और भी है, एमसीएक्स है, एंड देयर आर अदर स्टॉक एक्सचेंजेस, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज वगैरह. यू विल बी चेकिंग, यू कैन चेक आउट ऑन द वेबसाइट ऑफ सेबी कि इंडिया में टोटल कितने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं. देन प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करें, अगर प्राइवेट कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए हैं ये सिक्योरिटीज, 6 सिक्योरिटीज, ऑल 6 आई एम टॉकिंग ऑफ, तो क्या इनको लिस्ट करवाना कंपलसरी है? नहीं जी, लिस्ट करवाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऑप्शनली अगर लिस्ट करवाना चाहे कंपनी तो लिस्ट करवा सकती है. लेकिन लिस्ट करवाने में एक नुकसान होगा, इसमें एक, क्या नुकसान होगा? ऑप्शनल तो है. क्या नुकसान होगा कि सेबी की जो एलओडीआर रिक्वायरमेंट्स है, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, वो भी एडिशनली कंप्लाई करनी पड़ेगी, तो कंप्लायंस का बर्डन और ज्यादा बढ़ जाएगा. आई होप गेटिंग दैट कि कंप्लायंस का बर्डन और ज्यादा बढ़ जाएगा. लिस्ट नहीं करवाते हैं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बने रहते हैं, तो कंप्लायंस का बर्डन कम होगा. अब एक छोटी सी चीज यहाँ बता दूं कि मान लीजिए प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि एक पब्लिक कंपनी है, कभी कोई पब्लिक इशू कभी नहीं निकाला, और सिर्फ बैंक लोन लिया, और लेंडिंग बैंक ने बोला हमें इस लोन के बदले में, जो लोन हम कंपनी को दे रहे हैं, इसके बदले में आप नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर दो. मान लो हमने आपको 100 करोड़ रुपए का लोन दिया है, लोन टेन्योर इज 10 ईयर्स, इसके बदले में आप हमें 10 करोड़ रुपए के 10 डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू कर दो, रुपीज 10 करोड़ ईच, टोटल हो गया एग्रीगेट 100 करोड़, 100 करोड़. अब लेंडिंग बैंक जो है वो फोर्स करता है, कंपेल करता है बोरोइंग कंपनी को कि इन डिवेंचर्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाओ, और करवाना पड़ता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ये मजबूरी है. और फिर जब वो डिवेंचर्स लिस्ट हो जाते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, तो हम कहते हैं जी वो लिस्ट हो गए. तो फिर वो ऑप्शनली नहीं था, वो बेसिकली लेंडिंग बैंक ने फोर्स किया था, कंपेल किया था बोरोइंग कंपनी को कि लोन लिया है तो डिवेंचर्स दो, और उन डिवेंचर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाओ. और बैंक उसका क्या फायदा लेना चाहता है? मान लीजिए कि 10 साल का लोन टेन्योर है, और बैंक 2 साल बाद, 3 साल बाद उनमें से एक डिवेंचर सर्टिफिकेट बेच रहा है 10 करोड़ का, और कोई दूसरा बैंक खरीद रहा है, तो जो फर्स्ट लेंडिंग बैंक था उसका रिस्क फैक्टर बोरोइंग कंपनी में कम हो गया. जो सेकंड लेंडिंग बैंक है उसने रिस्क फैक्टर एक तरीके से अपने ऊपर ले लिया कि अगर बोरोइंग कंपनी डूब गई, पैसा डूब गया, तो फिर वो सेकंड बैंक का पैसा डूबेगा जिसने वो डिवेंचर सर्टिफिकेट खरीद लिया. लेकिन सेकंड बैंक खरीद क्यों रहा है? उनको भरोसा है, उनको कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी तो ऊपर जाएगी जाएगी. That's a confidence they are having. Then going on further, I'll say into this. आगे बढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कैन द प्राइवेट कंपनी इशू बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स? आई विल से नो. तो नीचे एक मैंने वो कन्वर्टेबल वारंट वाला कट कर दिया है. 5 इंस्ट्रूमेंट्स यस. अ प्राइवेट कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर्स बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, convertible debentures, convertible preference shares, non-convertible debentures, non-convertible preference shares by private placement. Private company can issue by private placement. वारंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है प्राइवेट कंपनीज के लिए, क्योंकि वारंट्स जो है वो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस में है, जो कि प्राइवेट कंपनीज के लिए बनी नहीं है. एंड वारंट्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, वो नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. वेल, प्राइवेट कंपनीज के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है कॉन्सेप्ट, क्योंकि कंपनी लॉ में वारंट, कन्वर्टेबल वारंट नाम की कोई चीज है नहीं, न्यू कंपनीज एक्ट 2013 में. देन टॉकिंग अबाउट क्या लिस्ट करवा सकते हैं. अब इसमें एक चीज है, ऑब्वियसली वी आर सेइंग ओनली द नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को ही लिस्ट करवाया जा सकता है आज की तारीख में भी, आज 2021 में भी बोल रहा हूँ. वेल, 2021 में भी अमेंडमेंट्स होने के बाद, या 2022 में, 2023 में, 2024 में अमेंडमेंट होने के बाद भी, वेल वेल इन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाया जा सकता है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करवाया जा सकता है. अब उस कंपनी को लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कहा जाए या ना कहा जाए, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन लिस्ट जरूर करवाया जा सकता है. अदर सिक्योरिटीज कैन नॉट बी लिस्टेड. अदर सिक्योरिटीज कैन नॉट बी लिस्टेड, क्यों? और उसका रीजन जो है, वेल, वो आपको पता होना चाहिए. अब दो बातें. नंबर 1, आपको एक बात मैं कहूंगा, सबसे पहली चीज तो ये पता होना चाहिए प्राइवेट प्लेसमेंट ही क्यों और पब्लिक इशू क्यों नहीं. तो प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, की प्राइवेट कंपनी इशू ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक एट लार्ज तो कर ही नहीं सकती है, इन्विटेशन टू द पब्लिक एट लार्ज तो कर ही नहीं सकती है, पब्लिक इशू तो बिल्कुल ही मना है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन.
in section 2 clause 68 sub clause 3. That is how we say absolute prohibition. अच्छा, अब लिस्ट करवाने की बात आती है, डिवेंचर्स को लिस्ट क्यों करवा सकते हैं और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को, और इक्विटी शेयर्स को लिस्ट क्यों नहीं करवा सकते, प्रेफरेंस शेयर कोई भी हो, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल लिस्ट क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होता है, आप लोगों को मालूम है इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस में क्या लिखा होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 1, आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मे बी इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सबकी ट्रांसफरेबिलिटी मना है, तो किसी भी चीज को लिस्ट करवाना अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर लिस्ट हो गए तो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए तो वहां पर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे, तो लिस्ट करवाना अलाउड नहीं है। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को भी लिस्ट करवाना अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि कल को कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो फिर वो इक्विटी शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे, तो वो भी अलाउड नहीं है। अल्टीमेटली इक्विटी शेयर्स को हम फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होने दे सकते, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इफ कंपनी इज प्राइवेट कंपनी। आई होप बात समझ में आ गई है। सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं जिनको लिस्ट करवाना अलाउड है, क्योंकि वो डिवेंचर्स की फॉर्म में रहेंगे, फाइनली रिडीम हो जाएंगे, और डिवेंचर्स की ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब एक चीज जो समझ में आती है कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स लिस्ट हो जाएंगे, और ये पहले भी हो सकते थे, ये अभी अमेंडमेंट्स आने के बाद भी हो सकते हैं। अब यहां ध्यान से पड़ेगा, 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2021, हाउ मेनी इयर्स? आई एम टॉकिंग अबाउट 7 इयर्स, 7 साल तक। कंपनीज एक्ट 2013 में हम क्या कहते थे? ड्यूरिंग 1 April 2014 to 31st March 2021, public company was considered as listed company, and it was considered as listed company if any of the securities issued either by public issue or by private placement are or were listed on the recognized stock exchange. कोई भी किसी भी तरीके की सिक्योरिटी लिस्ट हो जाए, चाहे पब्लिक इशू किया हो चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट किया हो, प्राइवेट कंपनी वाज कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी, मानते थे प्राइवेट कंपनी को पहले लिस्टेड कंपनी मानते थे, आजकल नहीं मान रहे, पहले मानते थे। If NCDs issued by such private company by private placement were voluntarily listed on any recognized stock exchange, अगर NCDs listed हो जाते थे तो हम बोलते थे पहले कि लिस्टेड प्राइवेट कंपनी है। अब क्या चेंज आया है? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और फिर उसका इंपैक्ट पूरे कंपनीज एक्ट के ऊपर और स्टेटस के बारे में बात करेंगे। तो ये ऊपर वाला पार्ट ओरिजिनल पार्ट है, वो आपकी समझ में आ गया। अब नीचे बात करते हैं, ये प्रोवाइजो आया नया, दिस इज न्यू, और ये जो न्यू प्रोवाइजो आया इसमें कह रहे हैं प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्शंस क्रिएट कर रहे हैं मेन डेफिनेशन की प्रोवाइजो के अंदर। प्रोवाइडेड दैट को हम क्या बोलते हैं? प्रोवाइजो, यू नो दैट ऑलरेडी। हाँ, प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो आया एक्सेप्शंस क्रिएट करने के लिए, सच क्लास ऑफ कंपनीज, अब ये पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, क्योंकि ऊपर भी कंपनी का मतलब पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी दोनों है, पब्लिक और प्राइवेट ऊपर दोनों है, तो नीचे भी दोनों हो सकती है। सच क्लास ऑफ कंपनीज मे बी पब्लिक कंपनी मे बी प्राइवेट कंपनी विच हैव लिस्टेड और इंटेंट टू लिस्ट, या तो लिस्ट करवा चुके हैं ऑलरेडी या फिर लिस्ट करवाया नहीं है, लिस्ट करवाना चाहते हैं, अभी लिस्ट करवाना चाहते हैं। वेल सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, अब वो क्लास ऑफ सिक्योरिटीज के भी बारे में बात करेंगे। नंबर 1 क्लास ऑफ कंपनीज के बारे में बात करेंगे, नंबर 2 क्लास ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में बात करेंगे, ए एंड बी। सच क्लास ऑफ कंपनीज which have listed or which intend to get listed such class of securities as may be prescribed. Prescribed word का पूरे कंपनी लॉ में एक ही मतलब होता है, prescribed in the rules made by Ministry of Corporate Affairs. Prescribed word का पूरे कंपनी लॉ में सारे चैप्टर्स में एक ही मतलब होता है, चाहे वो चैप्टर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में हो, चाहे वो चैप्टर्स कंपनी लॉ के पेपर में हो। इन कंसल्टेशन विद द सेबी, नाम तो सुना होगा सेबी, Security Exchange Board of India, and we say Pitaji in stock market, basically father organization, controlling organization in the stock market. उन कंपनीज को नहीं माना जाएगा लिस्टेड कंपनीज। तो क्या कह रहे हैं? प्रोवाइजो में क्या लेकर आए? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में such class of companies which have got their securities which have got a particular class of securities listed or which want to get them listed, they will not be considered, those particular class of companies will not be considered as listed companies, उनको नहीं माना जाएगा। अब ये जो पहेली है यहाँ पर prescribed in the rules, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रूल्स में क्या प्रिस्क्राइब किया, वो आपके सामने है, और रूल्स का नाम पढ़ लीजिएगा। डेफिनेशंस के साथ जो कनेक्टेड रूल्स हैं कंपनी लॉ में, क्योंकि हर चैप्टर के साथ कनेक्टेड रूल्स हैं, प्रोस्पेक्टस के साथ जो हैं,
प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स हैं, शेयर कैपिटल के लिए शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स हैं, डेफिनेशंस के लिए जो सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं उनके लिए रूल्स का नाम क्या है, कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल्स 2014। अब इन रूल्स के अंदर एक नया रूल आया, न्यू रूल 2A, नया रूल आया और ये कब आया, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। और क्या बोला गया, कुछ कंपनीज हैं जिनको नहीं माना जाएगा लिस्टेड कंपनीज, 1 अप्रैल 2021 से उनको नहीं माना जाएगा लिस्टेड कंपनीज। अब वो कौन कौन सी कंपनीज हैं, हम कह रहे हैं फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज एंड देयर आर 3 कैटेगरीज व्हिच आर विजिबल, 1 2 3, 3 categories which are visible over here. The following classes of companies shall not be considered as listed companies. इनको listed companies नहीं माना जाएगा, following classes of companies। और सबसे पहली कंपनी कौन सी है, public companies are not considered as listed। ऐसी public companies जिनके equity shares listed नहीं है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुन लीजिएगा। वो पब्लिक कंपनीज जिनके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है कहीं भी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में, लेकिन इन पब्लिक कंपनीज के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए थे वो लिस्टेड हैं, या फिर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए थे वो लिस्टेड हैं, या फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए थे वो दोनों लिस्टेड हैं। समझ में आया कुछ, नहीं आया, आई रिपीट दैट वंस। क्या लिस्टेड है, द एनसीडी issued by private placement or non-convertible redeemable preference share issued by private placement, or both NCD non-convertible debenture and NCRPS non-convertible redeemable preference shares both issued by private placement, दोनों लिस्टेड है। तो या तो दोनों में से कोई एक लिस्टेड है, NCD या NCRPS, या ये दोनों लिस्टेड हैं जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए गए थे। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है, इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है। तो ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके एनसीडी और एनसीआरपीएस इशूड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट लिस्टेड हैं, या फिर दोनों लिस्टेड हैं, या फिर ये दोनों लिस्टेड हैं लेकिन इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है, तो ऐसी पब्लिक कंपनी को लिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं माना जाएगा। एक बार बिना पढ़े रिपीट कर लेते हैं, वन लास्ट टाइम ओवर हियर विदाउट रीडिंग। तो एक पब्लिक कंपनी है जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, लेकिन क्या लिस्टेड है, दोज एनसीडीज व्हिच वर इशूड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट और दोज एनसीआरपीएस व्हिच वर इशूड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, और बोथ एनसीडी एनसीआरपीएस बोथ वेल इशूड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। दोनों में से कोई एक या दोनों लिस्टेड हैं, मार्केट में लिस्टेड हैं, और मार्केट में वो ट्रेड भी हो रहे हैं और फ्रीली ट्रांसफरेबल भी हैं, फ्रीली ट्रेडेबल भी हैं, लेकिन उस पब्लिक कंपनी को कंपनी लॉ के पर्पस के लिए अब लिस्टेड नहीं माना जाएगा। कब से, 1 अप्रैल 2021 के बाद। तो पूरे कंपनी लॉ में जब लिस्टेड कंपनी लिखा होगा या लिस्टेड पब्लिक कंपनी लिखा होगा, उसमें ये पब्लिक कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं मानी जाएगी। तो कंपनी लॉ में अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है लिस्टेड पब्लिक कंपनी को वेल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी में ऑडिट कमेटी बनानी होती है, तो वो इस पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इस पब्लिक कंपनी को ना तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा, ना इस कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी होगी। मतलब लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए जहां जहां जो जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है कंपनी लॉ में, वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस अब इस पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये फ्री हो गई, ये फ्री हो गई। अब इसका क्या वेल कंपनी सेक्रेटरीज को फायदा होगा या कंपनी सेक्रेटरीज को नुकसान होगा। सीएस इन एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन पब्लिक कंपनीज में काम करने वाले कंपनी सेक्रेटरीज के लिए कंप्लायंस का बर्डन कम हो जाएगा, लीगल कंप्लायंसेस का बर्डन कम हो जाएगा। सेबी एलओडीआर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एलओडीआर रेगुलेशंस की, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की जो ऑब्लिगेशंस है, उसका बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा वो भी मैं अभी बात करूंगा। वो जब मैं एलओडीआर के बारे में बात करूंगा तब मैं पूरा ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है बर्डन कम ना भी हो, कुछ कम होगा लेकिन पूरा कम नहीं होगा, पूरा कम नहीं होगा, वो बातें खुलकर होंगी बाद में होंगी। एंड देन प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करता हूँ। तो प्राइवेट कंपनीज व्हिच हैव लिस्टेड देयर एनसीडीज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशूड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट कंपनी तो वैसे भी इशू कर ही नहीं सकती। अच्छा, प्राइवेट कंपनीज के बारे में बाद में बात करता हूँ। एक क्वेश्चन भूल गया मैं बीच में, एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन पूछ लूं पहले मैं आपसे यहाँ पर, और वो सवाल अब आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, जवाब सोच समझ के दीजिएगा। द क्वेश्चन इज, व्हाट इफ the non-convertible debentures or non-convertible redeemable preference shares are issued by public issue by
द पब्लिक कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का पब्लिक इशू किया है, या पब्लिक कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का एनसीआरपीएस का पब्लिक इशू किया है, तो ऐसे केस में अगर पब्लिक इशू किया है और फिर उसको लिस्ट करवाया तो, और इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है, तो उस पब्लिक कंपनी को क्या माना जाएगा, लिस्टेड पब्लिक कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक इशू किया है। तो आपके दिल की आवाज पहुंच गई मेरे पास। नाउ दिस कंपनी इज लिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो इसको क्या माना जाएगा, दिस कंपनी इज लिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक इशू करके लिस्ट करवाया है। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करके लिस्ट करवाया होता तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो फाइनली आई विल से वेल दैट इज वन थिंग वेरी वेरी क्लियर। और हाँ, प्राइवेट प्लेसमेंट वाला केस है तो आई गो बैक टू दिस कि अगर प्राइवेट प्लेसमेंट वाला केस है तो स्टेटस क्या है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इवन इफ एनसीडी एनसीआरपीएस आर लिस्टेड हैं तो भी कंपनी लॉ में स्टेटस क्या है, इट इज स्टिल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किया और इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला लेवल, नेक्स्ट लेवल, प्राइवेट कंपनी जिन्होंने एनसीडी इशू किए हैं और कैसे इशू किए हैं, बाय प्राइवेट प्लेसमेंट से एनसीडी इशू किए हैं और फिर उसको लिस्ट करवाया है क्योंकि लेंडिंग बैंक का ऊपर से प्रेशर था। जो एग्जांपल मैंने पब्लिक कंपनीज के लिए लिया था पहले, सेम टू सेम एग्जांपल फॉर प्राइवेट कंपनीज। लेंडिंग बैंक से लोन लिया, उनको डिवेंचर्स इशू किए और लेंडिंग बैंक के फोर्स करने पर उन डिवेंचर्स को मार्केट में लिस्ट करवाना पड़ा, करवा दिया और वो मार्केट में फ्रीली ट्रेडेबल है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। लेकिन फिर भी उस प्राइवेट कंपनी को 1 अप्रैल 2021 के बाद कहेंगे अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी। पहले कहते थे 7 साल लिस्टेड प्राइवेट कंपनी, अब कहेंगे अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी। एंड लेट मी ऐड द वर्ड प्राइवेट हियर, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी इवन इफ एनसीडी आर लिस्टेड। तो ये चीज अब बहुत बहुत क्लियर है अब यहाँ पर। एंड लास्ट वन नाउ कमिंग अप, पब्लिक कंपनीज जिनके इक्विटी शेयर्स इंडिया में लिस्टेड हैं ही नहीं लेकिन इंडिया के बाहर लिस्टेड हैं, अमेरिका में या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंजेस में कहीं लिस्टेड हैं, तो दे आर नॉट लिस्टेड इन इंडिया, उनके इक्विटी शेयर्स इंडिया में लिस्टेड नहीं हैं लेकिन उनके इक्विटी शेयर्स इंडिया के बाहर लिस्टेड हैं इन सम ज्यूरिसडिक्शन इन सम कंट्री आउटसाइड इंडिया, जिसके लिए कह रहे हैं प्लीज रेफर सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 इन द चैप्टर ऑफ प्रोस्पेक्टस। लेकिन वहां पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 में भी बोलकर एक लाइन में छोड़ दिया गया है कि अभी हम नहीं बता रहे हैं, अभी हम फ्यूचर में बताएंगे वो कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज हैं, वो अभी नहीं बता रहे हैं। तो वो अभी तक तो नहीं बताया है, फिलहाल तो वो नहीं बताया है। फिलहाल का मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 2021 जून जुलाई की बात कर रहा हूँ, तो अभी नहीं बताया है। आने वाले टाइम में बता देंगे तो बड़ी अच्छी बात है एंड विल बी रियली हैप्पी, जब आने वाले टाइम में बता देंगे। So well, I'll say this is the last leg of this exemption, the public companies when I'm talking of. Now the next thing, अब आपके लिए सवाल है, जवाब आपको देने हैं बहुत सारे। What is the status of the following public companies? कौन सी कंपनी की बात हो रही है? Public companies in the companies act, listed या unlisted इतना ही बताना है, L या U। तो स्टेप बाय स्टेप, और इन्होंने क्या इशू कर रखा है, इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, issuing convertible debentures, non-convertible debentures और issuing the equity securities, equity shares outside India। equity shares issue किए हुए हैं पब्लिक इशू से या प्राइवेट प्लेसमेंट से। पब्लिक इशू से इशू किए हैं तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है लिस्ट कराना, और वेल प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए हैं तो ऑप्शनल होता है लिस्ट करवाना, इन दैट केस इट इज ऑप्शनल। तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट पब्लिक कंपनी, पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स किया, लिस्ट करवा लिया, अरे भाई लिस्टेड ही है कंपनी ऑब्वियसली, तो आई विल से एल। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए इक्विटी शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए, पब्लिक इशू कभी नहीं किया लेकिन उसको लिस्ट करवा लिया ऑप्शनली, तो भी कहेंगे एल, दैट कंपनी इज आल्सो लिस्टेड, देन गोइंग ऑन फर्दर आई विल से कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल और पब्लिक इशू किया, मैंडेटरी है लिस्ट करवाना तो लिस्ट करवा लिया, तो भी एल, लिस्टेड। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किया और प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑप्शनली लिस्टेड लेकिन लिस्ट करवा लिया, तो अब स्टेटस, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कंपनी, वंस अगेन आई विल से लिस्टेड कंपनी। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है तो लिस्टेड कंपनी। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर पब्लिक इशू से इशू किए, मैंडेटरी था लिस्ट करवाना, लिस्ट करवा लिया, तो कंपनी का स्टेटस क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द कंपनी, लिस्टेड कंपनी। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए, ऑप्शनल था लिस्ट करवाना लेकिन हमने करवा लिया, अब कंपनी का स्टेटस क्या है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट।
अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। कन्वर्टेबल डिवेंचर, पब्लिक इशू किया या प्राइवेट प्लेसमेंट किया, कन्वर्टेबल डिवेंचर है और लिस्ट करवा लिया मार्केट में, मैंडेटरी या ऑप्शनल। कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो कंपनी इज लिस्टेड कंपनी। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, पब्लिक इशू किया, लिस्ट करवा लिया तो कंपनी इज लिस्टेड कंपनी। प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किया, अपनी मर्जी से लिस्ट करवा लिया, अनलिस्टेड कंपनी। और इशू बाय इक्विटी, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स किया आउटसाइड इंडिया, और इंडिया में शेयर्स लिस्टेड है नहीं, और शेयर्स इंडिया के बाहर लिस्टेड हैं। वंस अगेन वो जब भी वो फ्यूचर में सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 के बारे में जब भी गवर्नमेंट बताएगी कौन कौन सी कंट्रीज, तो अकॉर्डिंगली उन कंट्रीज में लिस्टेड है। एंड एक चीज बताऊं आपको जो बहुत टाइम से देख ही रहे हैं, वेल वो यही है कि वो देश, वो कंट्रीज जहां पर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो बनी थी कभी, वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उस कंट्री को वेल मतलब एक तरीके से क्लीन चिट दे रखी कि साफ सुथरी कंट्री है और यहाँ पर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट नहीं किया जाता, और यहाँ पर वो भाई लोग मर्डर करके या डकॉइटी करके या ड्रग्स की तस्करी करके और स्मगलिंग करके और बेचकर उससे जो पैसा कमाते हैं ब्लैक मनी, उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वहां पर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। जैसे इंडिया एक साफ सुथरी कंट्री है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हिसाब से, आई होप आप मानते हैं कि इंडिया एक साफ सुथरी कंट्री है, मानते हैं ना? यस और नो? सो वेल आई से आपके दिल से कुछ और आ रहा है, मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, खैर वट एवर। लेकिन अब एज पर लॉ तो ऐसा लग रहा है कि कौन से देश होंगे, ये कौन सी कंट्रीज होंगी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिनको ग्रीन चिट देता है, क्लीन चिट की ये कंट्रीज अलाउड हैं, और यहाँ पर आप पब्लिक इशू रेज कर सकते हैं या शेयर्स इशू कर सकते हैं। और ऐसे ही इसी के साथ जुड़ी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है आईओस्को स्टॉक मार्केट, बेसिकली सेबी इज आल्सो द वेल मेंबर ऑफ आईओस्को, जो ऑल ओवर वर्ल्ड स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है कि उसमें कहीं ब्लैक मनी तो नहीं आ रहा, और बेसिकली क्लाइंट्स का, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका नो योर क्लाइंट केवाईसी करवाया जाता है, वेल जस्ट टू इंश्योर कि सही आइडेंटिटी मालूम हो और वो आदमी व्हाइट मनी लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हो, ब्लैक मनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना कर रहा हो। हम लोग भी जब इंडिया में डीमैट अकाउंट खोलते हैं, आप भी खोलना, अब तो वो वीडियो कॉलिंग एक आपको एक इमेज दी जाती है, मतलब बेसिकली लिंक आता है, उस पर आपको क्लिक करना होता है और बोलना होता है आई एम सो एंड सो, आई एम सो एंड सो, और फिर माई डेट ऑफ बर्थ इज दिस, माई फादर्स नेम, माई मदर्स नेम इज दिस। तो एक वीडियो केवाईसी भी होता है आजकल। यू विल मे हैव डन इट ऑलरेडी अगर आपका डीमैट अकाउंट है, अगर नहीं है तो आने वाले टाइम में ओपन करेंगे तो तब वो होगा वीडियो केवाईसी, घर बैठे बैठाए हो जाता है when you open a demat account from your home. You can check out on the website of Angel Broking, Motilal Oswal, SBI Caps. I can take many names. तो ये हो गई पिक्चर, अब कंप्लीट हो गई आपकी सो फार एज पब्लिक कंपनीज आर कंसर्न्ड, और मैं कहूंगा वो थोड़ा सा साफ सुथरा आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। देन गोइंग ऑन फर्दर, व्हाट अबाउट द प्राइवेट कंपनीज? द सेम क्वेश्चन इज कमिंग फॉर द प्राइवेट कंपनीज, एंड नाउ दिस इज प्राइवेट कंपनी है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स करती है, पब्लिक इशू तो अलाउड ही नहीं है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, और पब्लिक इशू तो कहीं भी अलाउड नहीं है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। पब्लिक इशू ही नहीं कर सकते हैं तो वो लिस्ट तो क्या करवाएंगे, पब्लिक इशू तो अलाउड है ही नहीं, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। तो वैसे ही ये तो मैं कहूँगा क्वेश्चन ही खत्म हो गया कि पब्लिक इशू किया तो अब बताओ जी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो पब्लिक इशू वाला तो सवाल ही खत्म हो गया। अब बात आती है प्राइवेट प्लेसमेंट पे। इक्विटी शेयर्स इशू किए प्राइवेट प्लेसमेंट से, तो क्या उसको लिस्ट करवा सकते हैं? लिस्ट करवा ही नहीं सकते हैं। तो अगर लिस्ट करवा ही नहीं सकते हैं तो कंपनी क्या है? अनलिस्टेड। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए प्राइवेट प्लेसमेंट से, तो क्या लिस्ट करवा सकते हैं? लिस्ट करवा ही नहीं सकते, तो कंपनी क्या है? अनलिस्टेड। कन्वर्ट नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं प्राइवेट प्लेसमेंट से, तो क्या लिस्ट करवा सकते हैं? अरे भाई लिस्ट करवा ही नहीं सकते, शेयर्स है तो लिस्ट करवा ही नहीं सकते, शेयर्स है तो कंपनी क्या है? अनलिस्टेड। यू इज अनलिस्टेड। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए, तो क्या लिस्ट करवा सकते हैं? आंसर इज नो, लिस्ट करवाना अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है लिस्ट करवाना, तो कंपनी क्या हुई? अनलिस्टेड। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इनको लिस्ट करवाना अलाउड है, ऑप्शनली लिस्ट करवाना अलाउड है, और लेंडिंग बैंक फोर्स करता है लिस्ट करवाओ तो करवाना ही पड़ेगा। तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द कंपनी आज की तारीख में? अब नाउ द आंसर इज अनलिस्टेड। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अब हम कहते हैं 1 अप्रैल 2021 से दिस कंपनी इज अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी। पहले कहते थे
7 साल, 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2021 तक कहते थे लिस्टेड प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अब कहते हैं अनलिस्टेड कंपनी। ये स्टेटस चेंज हो गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पब्लिक कंपनीज का तो वो जो 3 जगह आपको इम्पैक्ट दिख ही रहा है, इनको पहले इन दोनों को पहले लिस्टेड पब्लिक कंपनी कहते थे, अभी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी माना जाता है, प्रोवाइडेड की इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है। सिर्फ एनसीडी, सिर्फ एनसीआरपीएस या एनसीडी एनसीआरपीएस दोनों लिस्टेड हैं, लेकिन विल इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है। और जहां तक एनसीडी एनसीआरपीएस की बात है, नीचे नीचे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एनसीआरपीएस के लिए एक रेगुलेशन है, वो पीछे आपने रूल्स में भी नोटिस कर लिया होगा स्क्रीन के ऊपर। रेगुलेशन नाम है इशू एंड लिस्टिंग ऑफ एनसीआरपीएस रेगुलेशन 2013। और डिवेंचर्स के लिए है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के लिए, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के लिए इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डिवेंचर सिक्योरिटी रेगुलेशंस 2008। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के लिए। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की रेगुलेशंस अलग हैं, ये नॉन कन्वर्टेबल्स की रेगुलेशन है जिसमें इशू किया गया। प्राइवेट कंपनी क्लियर हो गया सबको, एवरीबडी इज नाउ क्लियर। प्राइवेट कंपनी तो हमेशा 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 ही क्या होने वाली है, अनलिस्टेड कंपनी, लिस्ट तो हो ही नहीं सकती है। तो आई विल से पब्लिक इशू अलाउड है नहीं, तो वो आई विल से स्टेटस पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता इन केसेस में। आई एम जस्ट डूइंग द क्रॉसिंग ओवर हियर, क्योंकि पब्लिक इशू तो पॉसिबल ही नहीं है, तो स्टेटस किस बात का पूछेंगे। और जहां जहां प्राइवेट प्लेसमेंट हो रही है वहां पर हम बात कर रहे हैं कि भाई प्राइवेट प्लेसमेंट है, कुछ केसेस में तो लिस्ट करवा ही नहीं सकते, और जहां नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्ट करवा सकते हैं, लिस्ट करवा लो डिवेंचर्स, लेकिन कंपनी विल रिमेन अनलिस्टेड कंपनी। देन गोइंग ऑन फर्दर, 1 अप्रैल, अब सम अप कर लेते हैं पूरा का पूरा, इतना फैल गया है रायता, इस रायते को अब सम अप कर लेते हैं पूरा। 1 अप्रैल 2021 के बाद अब आज की तारीख में कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से a public company will be considered as listed if a public company will be considered as listed if its equity shares or convertible preference shares or convertible debentures issued by public issue or issued by private placement, दोनों तरीके से कैसे भी, और non convertible debentures, non convertible redeemable preference shares issued by public issue are recognized, are listed on recognized stock exchange। एनसीडी और एनसीआरपीएस कौन से वाले, जो पब्लिक इशू से इशू किए और पब्लिक इशू से इशू करके फिर लिस्ट करवाए, तो फिर कंपनी को लिस्टेड मान लिया जाएगा। और इस केस में तो अगर कंपनी के इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं भी हैं, मान लो इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं भी हैं और कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड नहीं भी है, लेकिन एनसीडी एनसीआरपीएस का पब्लिक लॉन्च किया और फिर लिस्ट करवाया, तो लिस्टेड कंपनी माना जाएगा, तो लिस्टेड कंपनी माना जाएगा। कंपनीज एक्ट 2013 के पर्पस के लिए बात हो रही है, अभी मैं सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल सारा फोकस कंपनीज एक्ट पे है। और अच्छा, यहाँ पर और एंड क्यों लिखा है, हो सकता है ये चारों इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड हो सकता है 4 में से 3 लिस्टेड हो सकता है कोई 2 और हो सकता है कोई 1 लिस्टेड हो। और पहले वाले 3 के केस में क्लियर है, इट में बी अ केस ऑफ पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट, बोथ कैसे भी हो, लिस्ट करवा लिया है तो लिस्टेड कंपनी माना जाएगा। और लास्ट केस में सिर्फ तब इफ कंपनी हैज इशूड पब्लिक इशू, देन ओनली। तो पहले वाले केसेस में यहां लिख देता हूं, मे बी पब्लिक इशू और मे बी प्राइवेट प्लेसमेंट, कैसे भी इशू किया हो, पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट पहले वाले तीनों इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, लास्ट केस में सिर्फ पब्लिक इशू। प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, प्राइवेट कंपनी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी इवन इफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स issued by such private company by private placement are voluntarily listed or maybe due to the pressure by the lending bank। अगर लिस्ट करवा भी लिए हैं तो भी उसको लिस्टेड कंपनी नहीं 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 माना जाएगा। विल नॉट क्या, मैं तो बोलूंगा विल नेवर। 1 अप्रैल 2021 के बाद प्राइवेट कंपनी को लिस्टेड नहीं 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 माना जाएगा, बात ही खत्म हो गई। देन इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर लेते हैं, द थर्ड कैटेगरी नाउ वी कैन ऐड ऑन ओवर हियर। तो फर्स्ट वन ये पब्लिक कंपनी हो गई, सेकंड वन प्राइवेट कंपनी होगी, थर्ड दैट पब्लिक कंपनी विल नॉट बी कंसीडर्ड एज लिस्टेड कंपनी, उसको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा इफ ओनली इट्स नॉन कन्वर्टेबल वेंचर्स और एंड, या तो दोनों या तो कोई एक, एनसीडी और एनसीआरपीएस, एनसीडी एंड एनसीआरपीएस, या दोनों में से कोई एक, which is issued by private placement are listed on recognized stock exchange। और ये only word बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर,
only NCD and NCRPS issued by private placement are listed, other instruments are not listed, equity shares are not listed या convertible instruments are not listed, सिर्फ यही listed है बस. तो ऐसे केस में फिर उस पब्लिक कंपनी को वेल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा. दैट्स वेरी वेरी क्लियर. हालांकि यहाँ पर मुझे लगता है कि एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को एक चीज और अच्छे से क्लैरिफाई करनी चाहिए. डेफिनेशन में जब रूल 2A में यहाँ लिखा है विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स, तो यहाँ पर ये भी लिख देना चाहिए साथ में, नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर, ये भी पहले से लिस्टेड नहीं होने चाहिए. ये भी आना चाहिए रूल 2A के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी कन्वर्ट तो होने ही है इक्विटी शेयर्स में, तो उनका भी लेवल सेम है, सेम प्लेटफॉर्म पे उसको ट्रीट किया जाना चाहिए लीगली. तो ये चीज एमसीए को, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि एमसीए को यहाँ पर या तो अमेंडमेंट करनी चाहिए रूल 2A के अंदर, या फिर एमसीए को कोई सर्कुलर, कोई क्लैरिफिकेशन इशू करना चाहिए रूल 2A के ऊपर, जब तक अमेंडमेंट नहीं करते. तो सिर्फ कौन सी वाली पब्लिक कंपनी है जिसको एग्जम्प्ट किया जा रहा है, जिसको अनलिस्टेड माना जाए, जिसके सिर्फ एनसीडी और एनसीआरपीएस लिस्टेड हैं, वो भी सिर्फ जो प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए गए, जिसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ. पब्लिक इशू कर दिया तो पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो गया, तो वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, और सेबी का फिर शिकंजा कस जाता है ऐसी कंपनीज के ऊपर. देन वी आर सेइंग नेक्स्ट वन, public company will not be considered as listed. Last one, if its equity shares are listed on any stock exchange outside India but equity shares are not listed in India, तो ऐसी पब्लिक कंपनी को नहीं माना जाएगा लिस्टेड पब्लिक कंपनी या लिस्टेड कंपनी. तो ये अब कंप्लीट पिक्चर है आपके सामने. दिस इज फाइनल पिक्चर नाउ इन फ्रंट ऑफ यू इन एवरी मैनर. दिस इज, और मैं कहूँगा एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, यही एक स्क्रीन बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, तो आपका काम काफी हद तक चल जाएगा. नॉट 100%, लेकिन काफी हद तक चल जाएगा आपका, क्लैरिटी से व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ. तो ये बात हो रही थी, सेक्शन को पढ़ा, उसमें कंपनी वर्ड को एनालाइज किया, उसमें सिक्योरिटी वर्ड को एनालाइज किया, कितने तरीके की सिक्योरिटीज हैं, फिर उसको सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 के साथ कोरिलेट किया, सेक्शन 2 क्लॉज 52 को अलग अलग चीजों के साथ, फिर सेक्शन 55 सेक्शन 71 के साथ कोरिलेट किया. लेकिन ये सब हम तभी कोरिलेट कर पाते हैं जब हम बेरेक्ट को अपना मदर लॉ मानते हैं, अपनी भागवत गीता मानते हैं. और जो बच्चे बेरेक्ट से दूर भागते हैं, उनका मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, वो दो टाइप के कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, और ये बच्चे जो बेरेक्ट से दूर भागते हैं वो क्लैरिकल काम करेंगे सारी जिंदगी, बोर्ड मीटिंग के नोटिस मिनट्स बनाएंगे, जन मीटिंग के नोटिस मिनट्स बनाएंगे, और ई फाइलिंग करेंगे ऑफिस में बैठकर, बस इतना ही क्लैरिकल काम करेंगे. सुबह अपना लंच बॉक्स लेकर ऑफिस जाएंगे, शाम को अपना लंच बॉक्स लेकर खाली घर आ जाएंगे, कहेंगे बहुत काम किया. गधे वाला काम बहुत मिलेगा ऑफिस में करने के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत होता है. लेकिन अगर आप क्रीम वर्क करना चाहते हो तो चीजों को समझो, डूब कर पढ़ो, यही हमेशा बोलता हूँ. और उसके लिए ये बेरेक्ट पढ़ना, एसयूबी का पेपर हो या कंपनी लॉ का पेपर हो, कंपनी लॉ वाले पार्ट के लिए बेरेक्ट पढ़ना तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है. अदरवाइज लाइफ में फिर बाद में आपके साथ बोर्ड मीटिंग में चमत्कार होगा, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कौरव नजर आएंगे आपको, चेयरमैन दुर्योधन नजर आएगा या चेयरमैन धृतराष्ट्र नजर आएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर दुर्योधन नजर आएगा, होल टाइम डायरेक्टर दुशासन नजर आएगा, और आप कंपनी सेक्रेटरी हैं तो आप द्रौपदी का रोल प्ले कर रहे होंगे, और उस वक्त भगवान कृष्ण नहीं आएंगे बोर्ड मीटिंग में बचाने के लिए. मैं बता रहा हूँ, जो आपके साथ चमत्कार होने वाला है फिर वो फिर होकर रहेगा वहां पर. तो बेटर है कि आप अभी से सुधर जाएं और सॉलिड इतना बढ़िया पढ़ें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग में बैठें तो ये छोटा सा प्यारा सा बेरेक्ट लेकर बैठें, और ये पढ़ना आना चाहिए, इसको खोल कर पढ़ना आना चाहिए, और उनको पढ़ाना आना चाहिए कि कहाँ क्या लिखा है एक एक शब्द, और उस शब्द का क्या मतलब है वो समझाना आना चाहिए. कहाँ प्राइवेट प्लेसमेंट लिखा है, कहाँ पब्लिक इशू लिखा है, सब कंट्रोल में आना चाहिए. समझ में आ गया आपको सिग्निफिकेंस. अब मैं कहूंगा नेक्स्ट लेवल, impact of exemption on the other provisions of the Companies Act 2013. Now when I am saying impact of the exemption on the other provisions of the Companies Act 2013, तो लिस्टेड कंपनीज कंपनी लॉ में 18 जगह पर लिखा है, या तो डायरेक्टली सेक्शन में लिखा है या उस सेक्शन के साथ कनेक्टेड रूल में लिखा है, और शायद कोई इक्का दुक्का मैं मिस कर रहा हूं तो आप बता दीजिएगा. यू आर मोस्ट वेलकम व्हेन एवर यू गेट द टाइम टू टेल मी, तो आप बता दीजिएगा. तो आई विल से वेल, सबसे पहले वो सेक्शन 24
शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन, और मैं कहूँगा 18 जो प्रोविजन है आपके सामने, सबके ऊपर एक एक लाइन पढ़ता जाता हूँ। सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 कहता है सेबी के पास पावर है टू रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय द लिस्टेड कंपनीज और प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनीज। तो पहले इस लिस्टेड कंपनी में सारी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज आती थी, अब वो नहीं आएंगी जिनके एनसीडी एनसीआरपीएस प्राइवेट प्लेसमेंट वाले लिस्टेड हैं, या फॉरेन कंपनी में फॉरेन कंट्री में शेयर्स इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है, इंडिया में नहीं है, वो वाली पब्लिक कंपनी नहीं आएंगी, और वो वाली प्राइवेट कंपनीज भी नहीं आएंगी जिनके एनसीडी लिस्टेड हैं, वो भी नहीं आएंगी लिस्टेड कंपनी में। तो अब लिस्टेड कंपनी में अब वो जो आएंगी वो आपको पता है ऑलरेडी। देन और वो जो पता है, मतलब बेसिकली अब मैं जब कहूंगा कि न्यू मीनिंग ऑफ लिस्टेड कंपनी, तो सारा फोकस सिर्फ यहाँ रहेगा। अब आपका सारा का सारा फोकस कि लिस्टेड कंपनी का मतलब यही जो फर्स्ट कैटेगरी दिख रही है वही होते हैं बस, दीज आर कंसिडर्ड टू बी लिस्टेड कंपनी। सिर्फ अब तो इसी के ऊपर फोकस रहेगा। अब जो भी है वो इसके लिए है, मतलब ये लोग तो अब आउट ऑफ पिक्चर हो गए, ये लोग भी आउट ऑफ पिक्चर हो गए। आई होप गॉट दैट। तो देन गोइंग ऑन फर्दर, सेक्शन 66 सबसेक्शन 2, और वहां क्या हो रहा है, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल गिव्स नोटिस टू द सेबी बिफोर अप्रूविंग रिडक्शन ऑफ कैपिटल। एंड अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का अप्रूवल देने से पहले एनसीएलटी सेबी को एक इन्फॉर्मेशन देता है, वो अगर लिस्टेड कंपनी हो तो। अब लिस्टेड कंपनी क्या है वो आपको पता है, ऐसी सेक्शन 91 है। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर कहाँ इंपैक्ट आया वो भी बताता हूँ अभी आपको, प्रैक्टिसिंग सीएस के ऊपर। Then SEBI may specify less than 7 days advance notice before closure of registered member in case of listed company. लिस्टेड कंपनी है, रजिस्टर मेंबर क्लोज करते हैं, डिविडेंड देने से पहले रजिस्टर मेंबर क्लोज करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग से पहले, तो वहां पर लेस देन 7 डेज टाइम प्रिस्क्राइब कर सकता है सेबी चाहे तो, अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो। और लिस्टेड कंपनी का मीनिंग अब चेंज हो गया आपके लिए। देन सेक्शन 92, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनुअल रिटर्न की साइनिंग। और पहले भी कहते थे अब भी कहते हैं सेक्शन 92 सबसेक्शन 2 में, एनुअल रिटर्न फॉर्म एमजीटी 7 में जो दी गई है फाइल्ड बाय द लिस्टेड कंपनी, उसको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से, और वो सर्टिफिकेट फॉर्म एमजीटी 8 में है। लेकिन अब इसमें सुनो जरा ध्यान से, लॉस हो गया प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को, सीएस इन प्रैक्टिस को क्या लॉस हो गया, पहले लिस्टेड कंपनीज का ब्रैकेट ज्यादा बड़ा था, वो पब्लिक कंपनीज जिनके एनसीडी और एनसीआरपीएस प्राइवेट प्लेसमेंट वाले लिस्टेड थे वो भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी थी, जिन प्राइवेट कंपनीज के एनसीडी लिस्टेड थे वो भी लिस्टेड कंपनीज थी, जिन प्राइवेट कंपनीज के एनसीडीज प्राइवेट प्लेसमेंट वाले लिस्टेड थे वो भी लिस्टेड कंपनी थी। अब वो अब लिस्टेड नहीं है, तो अगर वो अब लिस्टेड नहीं है तो उन कंपनीज को अब ये एमजीटी 8 फ्रॉम प्रैक्टिसिंग सीएस नहीं लेना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिसिंग सीएस के लिए जो एमजीटी 8 इशू करने का जो काम था उसका होराइजन पहले से अब कम हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ कंपनीज एग्जम्प्ट हो गई हैं लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में से। तो उन लोगों को अब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को प्रोफेशनल फीस नहीं देनी पड़ेगी, उससे सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा। तो फायदा हुआ उन कंपनीज को, नुकसान हुआ, लॉस हुआ प्रैक्टिसिंग सीएस को। तो दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि यहाँ प्रैक्टिसिंग सीएस को लॉस हो गया। देन सेक्शन 134 सबसेक्शन 3, board report of listed company etc shall contain the formal evaluation of board of directors as a whole, individual directors और committees, audit committee, NRC committee और stakeholder relationship committee जो भी है, उनका evaluation देना होता है किस डायरेक्टर ने पिछले साल अच्छा परफॉर्म किया, किसने खराब परफॉर्म किया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एज अ होल अच्छा परफॉर्म किया या खराब परफॉर्म किया। ये चीज बोर्ड रिपोर्ट में बतानी होती है अगर लिस्टेड कंपनीज को, और जो कंपनीज अब लिस्टेड नहीं है, एग्जम्प्ट हो गई, अब उनको नहीं बतानी। सेक्शन 136, तो उनको फायदा हो गया, वहां पर जो सीएस इन एम्प्लॉयमेंट है उसका काम थोड़ा सा कम हो गया, तो सीएस इन एम्प्लॉयमेंट इज हैप्पी जहां जहां उसका काम कम होता जा रहा है। देन 136 के अंदर फर्स्ट एंड थर्ड प्रोवाइजो में कहते हैं बैलेंस शीट फाइल करो, बैलेंस शीट डिस्पैच करो फॉर्म एओसी 3 में, वेल और वेबसाइट पे भी पोस्ट करो अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो। लिस्टेड कंपनी है तो वेल वेबसाइट पे भी पोस्ट करना मैंडेटरी है, और एओसी 3 की फॉर्म में डिस्पैच करो। यहाँ पर बहुत खुश होने की बात नहीं कि अब बर्डन कम हो जाएगा। जो कंपनीज लिस्टेड कंपनी नहीं है उनको एवरेज ना देकर फुल बैलेंस शीट, फुल पीएनएल अकाउंट देना होता है नोटिस ऑफ एजीएम के साथ टू द मेंबर्स, और जो लिस्टेड कंपनी है उनको समराइज्ड बैलेंस शीट एओसी 3 में देनी होती है। तो जो लिस्टेड होती हैं वो फायदे में होती हैं क्योंकि उनको समराइज्ड देनी होती है, और जो अनलिस्टेड होती हैं उनको फुल बैलेंस शीट, फुल पीएनएल अकाउंट देना होता है। तो यहाँ तो बल्कि एग्जम्पशन अगर मिल भी गई है तो उल्टा नुकसान हो गया है एग्जम्पशन मिलने से। समझो, एग्जम्पशन मिलने का नुकसान है, उस कंपनी को लॉस है, क्योंकि जब तक एग्जाम थी और जब तक वो लिस्टेड कंपनी थी, जब तक वो लिस्टेड कंपनी थी तब तक समराइज बैलेंस शीट दे रही थी, और अब लिस्टेड कंपनी नहीं माना जा रहा है, एग्जाम कर दिया है, तो अब फुल बैलेंस शीट देनी है।
सेक्शन 136 बोलता ही है अनलिस्टेड कंपनीज को फुल बैलेंस शीट देनी है और लिस्टेड कंपनीज को समराइज्ड बैलेंस शीट देनी है। तो यहाँ तो उल्टा लॉस में आ गए। वेल लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन से बाहर निकलती। अब फुल बैलेंस शीट देनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन, इंटरनल ऑडिट इज कंपलसरी फॉर लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज को इंटरनल ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है, लेकिन अब वो प्राइवेट कंपनी जिसके एनसीडी लिस्टेड है और पब्लिक कंपनी जिसके एनसीडी एनसीआरपीएस प्राइवेट प्लेसमेंट वाले लिस्टेड है, उनको इंटरनल ऑडिट नहीं करवाना होगा। तो कंपनी के लिए फायदा, लेकिन इंटरनल ऑडिट करने वाले जो लोग हैं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, उनका नुकसान, उनका लॉस हो गया। Then talking about that further, I'll say next one, rotation in the appointment of auditor is compulsory for the listed companies. जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है, बैलेंस शीट को चेक करता है, पी&एल अकाउंट को, कि फ्रॉड तो नहीं है कोई, प्रैक्टिसिंग सीए। अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो हर 5 साल बाद सोल प्रोप्राइटर अगर ऑडिटर है तो उसको रोटेट करना होता है, नया ऑडिटर लेकर आओ। और अगर लेट अस से पार्टनरशिप फर्म अपॉइंट किया है, सीए फर्म अपॉइंट किया, तो 5-5 साल के 2 टेन्योर के बाद 10 साल के बाद रोटेशन में नया ऑडिटर लाना होता है। मतलब पुराना जो सीए फर्म है वो 10 साल रहेगी, 5-5 साल के 2 टेन्योर 1 बाय 1, और उसके बाद फिर आपको गैप देना होता है 5 साल का मैंडेटरी गैप, फिर कोई नई सीए फर्म लेकर आइए अपने लिए। ये सब कुछ पढ़ोगे आप ऑडिटर के चैप्टर में। जिनको आइडिया नहीं है वो तब लगेगा जब आप ऑडिटर का चैप्टर पढ़ेंगे। मतलब ये सारी ही बातें आगे आनी हैं ऑब्वियसली, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ऐसे ही वेल कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। 149 सबसेक्शन 1 सेकंड प्रोविजो, एंड दैट इज वुमेन डायरेक्टर। एवरी लिस्टेड कंपनी शैल अपॉइंट 1 वुमेन डायरेक्टर, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। लेकिन अब वो प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज जिनके एनसीडी एनसीआरपीएस प्राइवेट प्लेसमेंट वाले लिस्टेड हैं, उनको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना अब कंपलसरी नहीं है। और जिन्होंने पहले से अपॉइंट कर रखी थी, अब हटाना है तो हटा दो, और अगर हटाना नहीं है तो जब उनका टेन्योर खत्म होगा, रिटायर हो जाएंगी, तो आप री अपॉइंट मत करो। गेटिंग दैट? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स इज मैंडेटरी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी है तो स्मॉल शेयर होल्डर्स को भी एक डायरेक्टर अपॉइंट करने का मौका मिलता है। स्मॉल शेयर होल्डर जिसके पास ₹20,000 की शेयर कैपिटल है। अब आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो मौका नहीं मिलेगा। वही मतलब प्राइवेट कंपनी एनसीडी वाली और जिसके एनसीडी लिस्टेड है, और पब्लिक कंपनी जिसके एनसीडी एनसीआरपीएस प्राइवेट प्लेसमेंट वाली लिस्टेड है, अब वहां पर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा। 177 सबसेक्शन 9, एवरी लिस्टेड कंपनी शैल एस्टैब्लिश अ विजिल मैकेनिज्म। लेकिन लिस्टेड प्राइवेट कंपनी, और वो लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कहना ही गलत है अब तो, वो प्राइवेट कंपनी जिसके एनसीडी लिस्टेड है, या वो पब्लिक कंपनी जिसके एनसीडी एनसीआरपीएस प्राइवेट प्लेसमेंट वाले लिस्टेड है, उनको विजिल मैकेनिज्म अब नहीं बनाना पड़ेगा। तो कंपनीज के लिए खुशी की बात है जो एग्जम्प्ट हो गई है। देन हाई अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो 188 सबसेक्शन 5 में है, इन केस ऑफ कंट्रावेंशन इन द लिस्टेड कंपनी फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, वो नहीं लगेगा। अनलिस्टेड कंपनीज को जो लो पेनल्टी लगती है वो वाली पेनल्टी लगेगी जो कंपनीज एग्जम्प्ट हो गई हैं। 197 सबसेक्शन 12 में लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है, डिस्क्लोज करना होता है द रेशियो ऑफ एवरी डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन टू द मीडियन एम्प्लॉइज रेम्युनरेशन इन द बोर्ड रिपोर्ट। तो जो एग्जम्प्ट हो गई हैं कंपनीज, उनको अपनी बोर्ड रिपोर्ट में वो रेशियो ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन विद द मीडियन एम्प्लॉय नहीं बताना है, नहीं फ्यूचर में नहीं बताना होगा। नाउ नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्रेटेरियल ऑडिट इज कंपलसरी फॉर लिस्टेड कंपनीज। और यहां पर भी मैं कहूंगा लॉस हो गया प्रैक्टिसिंग सीएस को। जो कंपनीज अब लिस्टेड कंपनीज में काउंट नहीं होंगी, प्राइवेट कंपनीज जिनके एनसीडी लिस्टेड हैं और पब्लिक कंपनीज जिनके एनसीडी एनसीआरपीएस प्राइवेट प्लेसमेंट वाले लिस्टेड हैं, लेकिन उनको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा, उनको सेक्रेटेरियल ऑडिट नहीं करवाना होगा। तो प्रैक्टिसिंग सीएस जो कल तक उनके सेक्रेटेरियल ऑडिट करते थे और उनसे प्रोफेशनल फीस लेते थे, अब नहीं ले पाएंगे। लॉस हो जाएगा प्रैक्टिसिंग सेक्रेटरीज को, एक एनुअल रिटर्न में और एक वेल 204 सेक्रेटेरियल ऑडिट में, दो जगह प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को प्रोफेशनल इनकम का लॉस हो रहा है। उन कंपनीज के लिए जरूर अच्छा हो गया जो एग्जम्प्ट हो गई कि उनको एनुअल रिटर्न में और वहां भी प्रैक्टिसिंग सीएस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और यहाँ सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनीज के एंगल से देखूं तो फायदा है, प्रैक्टिसिंग सीएस के एंगल से देखूं तो लॉस है। आप अपने दिल से पूछो, आपको क्या लगता है, लॉस है या प्रॉफिट है? Then section 230 subsection 3, advance notice of the class meeting with the other scheme of compromise arrangement amalgamation. Advance notice of the class meeting with the other documents shall be sent to the SEBI in case of listed companies. क्लास मीटिंग करवाने से पहले जिसमें स्कीम ऑफ अमलगमेशन अप्रूव की जाती है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अप्रूव किया जाता है, तो सेबी को नोटिस भेजना होता है अगर कंपनी लिस्टेड है। लेकिन अब वो 3 कंपनीज एग्जम्प्ट हो गई, सेबी को नोटिस नहीं देना।
अब हो गई या नहीं हो गई वो मैं अभी 100% नहीं बता रहा, कंपनी लॉ के एंगल से तो लग रहा है हो गई, कंपनी लॉ के एंगल से लग रहा है, एलओडीआर के एंगल से, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के एंगल से वहां देखने वाली बात है। देन सेक्शन वैसे आपको बता दूं वहां से एग्जम्प्ट नहीं हुई है, बता देता हूं आपको। ये एग्जम्पशन जो आपको यहाँ दिख रही है फॉल्स एग्जम्पशन दिख रही है कि जी एग्जम्प्ट हो गए, सेबी एलओडीआर में पकड़ रखा है। वो जब आप सेबी एलओडीआर में पढ़ोगे ना, आपको रेगुलेशन नंबर भी बता देता हूँ, रेगुलेशन नंबर 94 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, वो इस एग्जम्पशन को नलीफाई कर देता है। वहां तो बोला है ऑल टाइप ऑफ लिस्टेड एंटिटीज हैव टू गिव द एडवांस नोटिस टू सेबी, मैंडेटरी है। देन सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 टेक ओवर ऑफ लिस्टेड कंपनी जब भी करेंगे तो सेबी रेगुलेशन के हिसाब से करना है, वो तो करना ही चाहिए, कहने वाली बात नहीं है। लेकिन लिस्टेड कंपनी का मतलब वही, वो जो कंपनीज एग्जम्प्ट है उनको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा, तो उनको सेबी टेक ओवर रेगुलेशन से भी एग्जम्प्ट किया जा रहा है। और सेबी टेक ओवर कोड में भी सारा फोकस इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज पे ही ज्यादा है। व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम वहां पढ़ते हैं ना ट्रिगर पॉइंट एंड ऑल दैट, तो सारा फोकस ही वोटिंग राइट्स और उन सब चीज़ों पे होता है। अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोगों को नहीं पता है, कई लोगों को नहीं मालूम, कईयों को कुछ को पता हो सकता है, कभी सुना हो कहीं पर, लेकिन अदरवाइज विल सिंपली सेइंग कि सेबी का फोकस उन्हीं कंपनीज के टेक ओवर पे होता है जिनके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हैं ऑल दैट। तो इधर रेगुलेशन 94 का बस वो रेफरेंस याद रखिए। देन सेक्शन 232 सबसेक्शन 3 क्लॉज एच, अमलगमेशन कर रहे हैं एक लिस्टेड कंपनी का इनटू अनलिस्टेड कंपनी, लेकिन अब कुछ कंपनीज को लिस्टेड माना ही नहीं जाएगा। तो अगर प्राइवेट कंपनी के एनसीडी लिस्टेड हैं और उसको अमलगमेट कर रहे हैं किसी अनलिस्टेड कंपनी में, तो अब तो बोलेंगे अनलिस्टेड कंपनी में अमलगमेट हो रही है, लिस्टेड कंपनी बोलेंगे। Then section 277 subsection 2, in case of winding up order of the listed company, ROC shall inform the stock exchange. So this is how the things are. और अब अगला लेवल, लिस्टेड पब्लिक कंपनी 10 जगह पर आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको मालूम है कि लिस्टेड पब्लिक कंपनीज में आपको क्या नहीं लेना। और अब मैं पढ़कर भी सब कुछ नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप स्क्रीन पे है, आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर मैं जरूर बहुत स्पेशल फोकस करना चाहता हूँ, जैसे कि एक है सेक्शन 54। अब सेक्शन 23 27 को टच नहीं कर रहा हूँ, यू कैन रीड फॉर योरसेल्फ। सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर, अब जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अब फोकस किसके ऊपर है, प्राइवेट कंपनीज की तो बात ही नहीं हो रही है, लॉ मेकर ने सेक्शन में लिखा है लिस्टेड पब्लिक कंपनी, लेकिन यहां कुछ अलग है, यहां कुछ अलग है, अलग हटके है। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स बाय दोज पब्लिक कंपनीज ऑफ व्हिच इक्विटी शेयर्स आर ऑलरेडी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज शैल बी डन एज पर सेबी रेगुलेशंस। अब यहां पर सेक्शन 54 में हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज को, जिन एम्प्लॉइज ने अपना स्वेट दिया है कंपनी को। स्वेट मतलब जिन्होंने कंपनी के लिए खून पसीना बहाया है, मतलब इन द सिंपल सेंस जिन्होंने कंपनी को टेक्निकल नो हाउ दी है, जिन्होंने कंपनी को पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क कुछ दिया है, कुछ टेक्निकल नो हाउ दी है, कंपनी को कुछ फायदा दिया है, और कंपनी उनके हार्ड वर्क से खुश होकर, उस चीज से खुश होकर उनको वेल स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रही है। सारे एम्प्लॉइज को नहीं, कुछ इक्का दुक्का गिने चुने एम्प्लॉइज को जिन्होंने कंपनी के लिए स्पेशल हार्ड वर्क किया है, उनको उनके हार्ड वर्क के बदले में स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी दे रही है। अब बाकी हम शेयर कैपिटल के चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, वहां पर होगा। देन और जिन्होंने पढ़ा है पहले कुछ हल्का फुल्का, उनको शायद आइडिया भी हो। इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स बाय दोज पब्लिक कंपनीज ऑफ विच इक्विटी शेयर्स आर ऑलरेडी लिस्टेड इन द मार्केट। अगर मैं कहूं किसी पब्लिक कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स पहले से लिस्टेड है, या किसी पब्लिक कंपनी ने पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पहले से कर रखा है पब्लिक इशू, और वो भी लिस्टेड है, लेकिन इक्विटी शेयर का पब्लिक इशू कभी नहीं किया, और इक्विटी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इक्विटी शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए, लेकिन उनको लिस्ट नहीं कराया, उनको लिस्ट नहीं करवाया। कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स पब्लिक इशू प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए, उनको लिस्ट करवा लिया। देखा जाए तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, एज पर डेफिनेशन वो लिस्टेड कंपनी है, लेकिन सेक्शन 54 में हम सिर्फ कौन सी वाली कंपनी को मान रहे हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी, जिसके इक्विटी शेयर्स पहले से लिस्टेड है। तो सेक्शन 54 का मतलब एक स्पेशल रिक्वायरमेंट हो गया, वो पब्लिक कंपनी जिनके इक्विटी शेयर्स पहले से लिस्टेड है, वो अगर फ्यूचर में स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करें तो उनको सेबी की स्वेट इक्विटी शेयर रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, वो पब्लिक कंपनी जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, वो पब्लिक कंपनी जिसके कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर या नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर पब्लिक इशू करके लिस्ट करवाए गए और है तो लिस्टेड कंपनी,
वो कंपनी अगर फ्यूचर में स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करती है अपने एम्प्लॉइज को, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज को, तो सेबी रेगुलेशन, सेबी स्वेट इक्विटी रेगुलेशन कंप्लाई नहीं करनी पड़ेगी. दैट्स द इंटरप्रिटेशन. So if equity shares of the public company are not listed but other securities are listed, then such public company can issue the sweat equity shares without complying with SEBI sweat equity regulations. Interpretation का मामला है. ऐसे ही एक इंटरप्रिटेशन का मामला उठता है बायबैक को लेकर भी. बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. बायबैक का मतलब कंपनी अपनी सिक्योरिटीज वापस बायबैक कर रही है और उसकी पेमेंट दे रही है, और ऑब्वियसली मार्केट में लिस्टेड है अगर शेयर्स या जो भी, तो जो भी करंट मार्केट प्राइस है उस करंट मार्केट प्राइस से 20%, 30%, 40% एक्स्ट्रा, मे बी 100% एक्स्ट्रा डबल प्राइस पे कर रही है टू अट्रैक्ट द शेयर होल्डर्स कि आओ शेयर्स दे दो, और कंपनी देखो बदले में तुम्हें मार्केट प्राइस से, बदले में कंपनी तुम्हें मार्केट प्राइस से डबल प्राइस पे कर रही है. तो और बायबैक हमेशा कंपनी मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस पे करेगी. लो प्राइस पे करेगी तो कोई आएगा भी नहीं मार्केट प्राइस से अगर लो प्राइस कंपनी ऑफर करेगी. अब यहाँ शेयर्स का मतलब इक्विटी शेयर्स हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है, या इक्विटी शेयर्स विद द सुपीरियर वोटिंग राइट्स हो सकता है, जो आगे हम शेयर कैपिटल के चैप्टर में पढ़ेंगे और सेबी रेगुलेशंस में भी है. और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ईसोप, ये भी शेयर कैपिटल के चैप्टर में आगे आएगा. अदर सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड बाय सीजी और नोटिफाइड बाय सीजी. और ये बातें मैं कहां से ले रहा हूं, कंपनी लॉ के साथ किसको जोड़ रहा हूं, सेबी रेगुलेशंस, सेबी बायबैक रेगुलेशंस को जोड़कर पढ़ रहा हूं यहाँ पर. तो यहाँ शेयर्स का मतलब क्या है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा क्लैरिटी आप लोगों को रहनी चाहिए. और यहाँ डिवेंचर्स नहीं है, यहाँ डिवेंचर्स नहीं है, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर. फिर उसके बाद तो और चीजें हैं, सेक्शन 121, 149, 177, 178, जहां पर बहुत कुछ है. लिस्टेड पब्लिक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, लिस्टेड पब्लिक कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी को नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी बनानी पड़ेगी. वो सारी चीजें यहाँ दी गई हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी को. लेकिन अब कौन सी कंपनी एग्जम्प्ट हो गई है, वो प्राइवेट कंपनी जिसके सिर्फ एनसीडी एनसीआरपीएस लिस्टेड है. कौन से वाले, प्राइवेट प्लेसमेंट से जो इशू किए थे वो वाले, वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं है. तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा, ऑडिट कमेटी अपॉइंट नहीं करनी पड़ेगी, एनआरसी कमेटी अपॉइंट नहीं करनी पड़ेगी. इम्पैक्ट समझ में आना चाहिए कि कहां तक जा रहा है कुछ एग्जम्पशंस ऐड करने का. लास्ट वन 236 सबसेक्शन 9 में डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय टारगेट लिस्टेड पब्लिक कंपनी. फोकस सिर्फ इक्विटी शेयर्स पे है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज पे भी नहीं है. तो दिस इज द क्लैरिटी विच वाज रिक्वायर्ड एज पर द कंपनीज एक्ट. अब फाइनली आपको लास्ट लेवल 2 मिनट और लूंगा आपके, लेकिन मुझे लगता है जहां इतनी सारी मेहनत की है ना, एक लेवल और ऊपर बढ़ जाते हैं. मेहनत कर रहे हैं ना तो एक लेवल और ऊपर बढ़ते हैं. लेट अस बी द क्रीम कंपनी सेक्रेटरीज, लेट अस बी द क्रीम स्टूडेंट्स एंड इन फ्यूचर क्रीम कंपनी सेक्रेटरीज. एंड आई टेल यू वन थिंग, ये पूरी डेफिनेशन और इसका एनालिसिस स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है, जो ट्रेनिंग करेंगे या कर रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल है, जो ऑफिस में ट्रेनिंग कर रहे हैं आजकल उनके लिए भी यूजफुल है ये सब कुछ, और जो जॉब में है, जो ऑलरेडी जॉब में है, जिनको एनालिसिस का टाइम बहुत कम मिलता है, उनके लिए भी यूजफुल है. सबके लिए यूजफुल है. जितना भी डिस्कशन अभी तक हुआ, या अब हम फिनिशिंग टच देने जा रहे हैं इस डेफिनेशन को, द लास्ट थिंग कमिंग अप, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन अप्लाई होंगी या नहीं होंगी, इन कंपनीज को सेबी एलओडीआर रेगुलेशन कंप्लाई करनी है या नहीं करनी है. फर्स्ट वन जो लिस्टेड कंपनी है उसको कंप्लाई करनी है, वो तो हमें पता ही, वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि इनको कंप्लाई करनी है. लेकिन मैं अब एक लेवल अलग हट के बात कर रहा हूँ, टाइप 2 और टाइप 3 कंपनीज. कैन आई कॉल देम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3? तो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 कंपनीज. मेरा फोकस अभी सिर्फ टाइप 2 और टाइप 3 के ऊपर है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ. और टाइप 2 और टाइप 3 के लिए बोलूंगा, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कंप्लाई करना है, करना पड़ेगा टाइप 2 और टाइप 3 को. और सेबी उनको लिस्टेड एंटिटी बोलता है, लिस्टेड कंपनी नहीं बोलता. क्या बोलता है, लिस्टेड एंटिटी इन सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015. और क्या कंप्लाई करना पड़ेगा, रेगुलेशन 4 का सब रेगुलेशन 1 कंप्लाई करना पड़ेगा. सेबी एलओडीआर रेगुलेशन में रेगुलेशन 5 टू 14 कंप्लाई करना पड़ेगा, रेगुलेशन 49 टू 62 कंप्लाई करना पड़ेगा, रेगुलेशन 92 टू रेगुलेशन 103 कंप्लाई करना पड़ेगा. ये बातें ज्यादा काम आएंगी सिक्योरिटी लॉ के पेपर में, एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 में, सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में बहुत ज्यादा काम आएंगी ये बातें कि भाई ये सब कुछ कंप्लाई करना है. दैट इज देयर. फर्स्ट कैटेगरी तो सब कुछ कंप्लाई कर ही रही है, वैसे ही लिस्टेड कंपनी है, वो तो कंपनी लॉ में भी लिस्टेड है, सेबी भी उसको लिस्टेड मानता है, वो तो सब कुछ कंप्लाई करेगी. लेकिन ये जो टाइप 2 है और टाइप 3 है, इनको फुल सेबी एलओडीआर रेगुलेशन कंप्लाई नहीं करना, इनको कुछ सिलेक्टेड पार्ट है जो कंप्लाई करना है, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको कुछ सिलेक्टेड पार्ट ही कंप्लाई करना है। और एक चीज यहां पर एक लेवल और ऊपर उठा देता हूं आपके लिए, और वो ये है कि सेबी ने दो डेफिनेशन दी है एलओडीआर रेगुलेशन 2015 के अंदर। एक डेफिनेशन दी है डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज, एक डेफिनेशन दी है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की। दो डेफिनेशन है, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, और दोनों में फर्क है। और डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी की डेफिनेशन जो है वो ज्यादा वाइडर है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी उसके अंदर आ जाता है। मतलब अगर अगर आपने 11th 12th में कभी सेट और सबसेट पढ़े थे, सेट और सबसेट, तो मैं कहूंगा कि डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज यूनिवर्सल सेट है, और उसके अंदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज उसके अंदर एक सबसेट है। पहले स्पेसिफाइड सिक्योरिटी देख लेते हैं। बल्कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है वहां रेगुलेशन में, रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज ZL में लिखा है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मींस ओनली इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टिबल नहीं आते। कन्वर्टिबल डिवेंचर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल वारंट, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज में क्या है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज तो आती हैं, ये तो बीच में वैसे ही आ गई, इक्विटी शेयर्स भी आ गए, कन्वर्टिबल भी आ गए, प्लस एड ऑन नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एनसीडी, एनसीआरपीएस। और अब आपके लिए हैरानी की बात है, हैरानी की बात है, स्पेशल सरप्राइज है, परपेचुअल डिबेंचर्स, जिनको रिडीम नहीं करना 10 इयर्स 30 इयर्स में, बैंकिंग कंपनीज इशू कर सकती हैं। परपेचुअल नॉन कन्वर्टेबल मतलब इररिडीमेबल, इररिडीमेबल जिनको रिडीम करना ही नहीं है, और जब बैंकिंग कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस करेगी। परपेचुअल नॉन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जिनको रिडीम करना ही नहीं है, परपेचुअल डिवेंचर्स, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। देन इंडियन डिपॉजिट रिसीट, आईडीआर, ये सब सिक्योरिटी लॉ में है। सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज आल्सो देयर, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल दैट। तो ये सब कुछ आ जाता है आपका वेल डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी में। तो डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी में स्पेसिफाइड सिक्योरिटी आ गई बीच में, और भी आ गई। अब सुनो इसका मतलब पर्पस क्या है, ये क्या मुद्दा है, ये क्यों पढ़ रहे हैं दो दो डेफिनेशन। सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के अंदर उन्होंने बोला है कि जिस एंटिटी की, जिस कंपनी की डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं, तो उस एंटिटी को सेबी एलओडीआर का काफी बड़ा एक हिस्सा कंप्लाई करना है, अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं भी, क्योंकि डेजिग्नेटेड में तो बहुत कुछ आता है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है कंपनी की, लेकिन कुछ और लिस्टेड है, एनसीडी लिस्टेड है, एनसीआरपीएस लिस्टेड है, तो सेबी एलओडीआर रेगुलेशन का एक काफी बड़ा हिस्सा कंप्लाई करना है। और कुछ दूसरी तरफ क्या कहता है सेबी, दूसरी तरफ कहता है कि जिन कंपनीज का, जिन कंपनीज की स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड है, इक्विटी शेयर्स, नॉन एंड कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, उनको सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस का एक पर्टिकुलर हिस्सा कंप्लाई करना है, कुछ स्पेशल हिस्सा है जो कंप्लाई करना है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो सबके लिए नहीं है, सब कंपनीज के लिए नहीं है। ये जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला हिस्सा है, ये सिर्फ उन्हीं कंपनीज के लिए है जिनके इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज लिस्टेड है। रेगुलेशन 15 टू रेगुलेशन 48। अब ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एलओडीआर है जो हम पढ़ते हैं सिक्योरिटी लॉ के पेपर में, और एलओडीआर का पूरा स्ट्रक्चर है रेगुलेशन 1 से लेकर रेगुलेशन 103 तक, ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसकी डिटेलिंग तो मैं आज नहीं करूंगा, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट टुडे, वो सिक्योरिटी लॉ के पर्पज के लिए रेलिवेंट है। और इसमें जो चैप्टर 4 है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रेगुलेशन 15 टू रेगुलेशन 48, ये कंप्लाई सिर्फ उन्हीं कंपनीज को करना होता है जिनके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हैं, या जिनकी कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं। बाकी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज में कुछ और लिस्टेड है इधर उधर, जैसे मैंने रेगुलेशन 4 बोला, रेगुलेशन 4 सब रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 5 टू रेगुलेशन 14, इधर रेगुलेशन 49 टू 62। अगर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स लिस्टेड है तो भी कंप्लाई करना है, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड हैं तो भी कंप्लाई करना है। कुछ हिस्सा ऐसा है कि अगर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्टेड है तो भी कंप्लाई करना है, और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है तो भी कंप्लाई करना ही करना है। ये कुछ हिस्सा ऐसा है। और 15 टू 48 जो सबसे डेंजरस है वो 15 टू 48 है, रेगुलेशन 15 टू रेगुलेशन 48, वो सिर्फ उन्हीं को कंप्लाई करना है जिनके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिस्टेड है। और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अब, अदरवाइज कंफ्यूजन बढ़ेगी। बाकी तो जैसे जैसे चैप्टर्स में आप आगे बढ़ोगे तो अपने आप हो जाएगा। अब मेरी तरफ से मैं कहूंगा डेफिनेशन यहाँ खत्म हो जाती है। आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, नाउ यू आर मोस्ट इनवाइटेड, नाउ यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।